गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर कॉलेज के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे नीड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, संविधियों के निर्वचन की आवश्यकता के ऊपर चर्चा करेंगे। इस संबंध में मैंने जो आपके सामने एक स्लाइड रखी है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद वन बाय वन अपन एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखो, संविधियों के निर्वचन की आवश्यकता के अनेक कारण माने जाते हैं। उन कारणों को सबसे पहले अपन ने अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। सबसे पहली कैटेगरी जो अपन ने बनाई है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेबल स्टैट्यूट्स। इसका मतलब ये है कि जब भी विधानमंडलों द्वारा किसी अधिनियम को पारित किया जाता है तो उसका उद्देश्य जो है वो क्षणिक, तात्कालिक या अल्पकाल के लिए न होकर एक लंबी अवधि तक उस कानून से सिविलियंस को फ़ायदा पहुंचाना है या उनको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन देना है। तो पहली बात तो ये कि अधिनियम जो होते हैं वो किसी अल्पकालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं होते हैं और लंबे समय तक उनका स्थायित्व रखना होता है। तो पहली कैटेगरी या आवश्यकता जो है वो है स्थायित्व की आशा के साथ अधिनियमों को पारित किया जाता है। दूसरी टेक्निकल लीगल टर्मिनोलॉजी, दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई है टेक्निकल लीगल टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब ये है कि विधानमंडलों द्वारा जिन अधिनियमों को पारित किया जाता है, जिनको इनेक्टमेंट दिया जाता है, उन कानूनों में तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और उन तकनीकी शब्दों के साथ साथ जो सामान्य शब्द यूज किए जाते हैं उन शब्दों का भी मीनिंग जो है वो कुछ हद तक अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदल जाता है और तकनीकी शब्दों का जो अर्थ लेना है वो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है और विधायिका भी उन तकनीकी शब्दों को उतना गहराई से नहीं जान सकती जितना न्यायालय जान सकते हैं। तो दूसरा जो है, अधिनियमों में जो तकनीकी शब्दों का या विधिक तकनीकी शब्दों का यूज किया जाता है, टेक्निकल लीगल टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, उसको एक्सप्लेनेशन या अभिव्यक्ति देने का जो कार्य है वो न्यायालयों द्वारा किया जाता है। ये भी इसका एक बड़ा उद्देश्य है। तीसरा जो बिंदु है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, एक्चुअल एग्जीक्यूशन। देखो, विधानमंडल का उद्देश्य होता है या विधानमंडल का कार्य होता है कानूनों को निर्मित करना, कार्यपालिका उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है, लेकिन एक्चुअल में कार्यपालिका ने उन कानूनों को प्रॉपर्ली, उन संविधियों को प्रॉपर्ली लागू किया है या नहीं किया है, इस बात का परीक्षण करने का या इसके लिए परीक्षण की कसौटी जो है वो न्यायिक दृष्टिकोण होता है। तो वास्तव में किसी संविधि का एग्जीक्यूशन हुआ है या नहीं, लागू होना या क्रियान्वयन होना हुआ है या नहीं हुआ है, ये एक तीसरा उद्देश्य है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का। चौथी बात जो अपन इसमें देखेंगे वो है फिलिंग द गैप। देखो, कई बार क्या होता है कि संविधियों के अलग अलग प्रावधानों में अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन उस अधिनियम के मूल उद्देश्य की पूर्ति करने में वो प्रावधान पूर्ण प्रतीत नहीं होते हैं, उनमें कुछ कमियां नज़र आती हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए या अधिनियम के उद्देश्यों को एक्चुअल में प्राप्त करने के लिए उन सैद्धांतिक संविधियों के प्रावधानों में और एक्चुअल या व्यवहारिक परिस्थितियों में जो अंतर रह जाता है उसकी पूर्ति इंटरप्रिटेशन के माध्यम से अपन कर सकते हैं। पांचवी जो आवश्यकता हमारे सामने है वो है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। देखो, सामंजस्य को बनाए रखना ये विधि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जिन संविधियों को विधानमंडलों द्वारा निर्मित किया जाता है उनकी उद्देश्यों के साथ हार्मनी या सामंजस्यता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उस सामंजस्य को कायम हम तभी कर पाते हैं जब इनका प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन जुडिशरी द्वारा होता है। और छठी जो कैटेगरी अपन ने बनाई है वो है इंस्टीट्यूशनल डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि जिन संस्थाओं द्वारा संविधियों का निर्माण किया जाता है, जो संस्थाएं संविधियों को लागू करवाने का काम करती हैं और जो संस्थाएं बनाने और लागू करने वाली संस्थाओं की कार्य प्रणाली का परीक्षण करती हैं, वो
जनता के लिए एक सम्मानजनक संस्थाएं होती हैं, और इसीलिए नागरिक जो है संविधियों का या उन विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए कानूनों का जब कार्यपालिका द्वारा एग्जीक्यूशन किया जाता है तो उसको पालन देंगे। इसलिए ये छठी बात है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं संक्षिप्त में कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मूल उद्देश्य जो है वो इन 6 श्रेणियों में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है स्टैट्यूट्स को स्थायित्व प्रदान करना, ये पहली आवश्यकता है। दूसरा है स्टैट्यूट्स में जो तकनीकी विधिक शब्द यूज किए जाते हैं उनको अभिव्यक्ति देना या उनको एक्सप्लेन करना। इसके अलावा वास्तविक क्रियान्वयन संविधियों का। इसके बाद में संविधियों में जो गैप या अंतराल रह गया है उस अंतराल की पूर्ति करना। तीसरी बात यह है कि उन संविधियों को सामाजिक परिवेश में हार्मनी प्रदान करना और या सामंजस्यता प्रदान करना। और जो संस्थाएं इन संविधियों से जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो निर्माण करने वाली हों, चाहे वो उन्हें लागू करने वाली हों, चाहे इनकी प्रासंगिकता या युक्ति संगतता का परीक्षण करने वाली हो, इन संस्थाओं के प्रति सम्मान। ये 6 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। अब जैसे पहले अपन देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेबल स्टैट्यूट, इस कैटेगरी में कुछ बिंदु मैंने नीचे नोट किए हैं, इनके सारे अपन इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं या इनका डिटेल से वर्णन कर सकते हैं। जैसे पहला बिंदु अपन ने लिया है निर्माण स्थायित्व के आशय से। इसका मतलब ये है कि कोई भी विधानमंडल जो है किसी भी अधिनियम को जब भी निर्मित करता है तो उसको स्थायित्व प्रदान करने के आशय से या लंबे समय तक समाज को उसका बेनिफिट्स देने के इरादे से उसको पारित किया जाता है। दूसरी जो इसलिए जब विधानमंडल जो है किसी संविधि को लंबे समय तक लागू रखने के इरादे से पारित करती है और समय के साथ साथ उसमें कुछ चीज़ें जो है वो कम प्रासंगिक हो जाती है या गैर प्रासंगिक हो जाती हैं, तो उनको परिस्थितियों के साथ अनुकूलता प्रदान करने का जो कार्य है वो निर्वाचन के द्वारा ही संभव हो पाता है। दूसरी बात जो है भविष्य के मामलों को निपटाने हेतु, देखो जब भी किसी संविधि को निर्मित किया जाता है वो कभी भी तत्कालीन परिस्थितियों के लिए या वर्तमान परिस्थितियों के लिए न होकर जिस दिन उसको अधिनियमित किया जाता है या जिस दिन से उसे लागू किया जाता है उसके बाद की परिस्थितियों से उसका वास्ता होता है। और किसी भी संविधि को निर्मित करने के पश्चात परिस्थितियां बदल जाती हैं, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार उस अधिनियम को प्रासंगिक बनाने के लिए या भविष्य की गतिविधियों के अनुकूल बनाए रखने के लिए उसको परिस्थितिजन्य अभिव्यक्ति या अर्थ प्रदान करना जरूरी है, और ये कार्य केवल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ही संभव है। तीसरी जो बात मैंने इसमें डिस्कस की है वो है विधायिका सभी भावी परिस्थितियों का पूर्वानुमान नहीं कर सकती। देखो ये लाजमी है कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी कार्य को तत्कालीन परिस्थितियों में करती है तो हालांकि कानून निर्माण जैसी गतिविधियों में विधानमंडल पूरी सावधानी बरतते हैं, लेकिन समस्त भावी परिस्थितियों के प्रति अनुमान उस संस्था को हो ये संभव नहीं है और उनसे चूक होना स्वाभाविक है। इसलिए भावी परिस्थितियों में विधायिका की जो चूक हो गई है उन भूलों को या उन चूकों को दूर करने के लिए न्यायालय जो है वो इंटरप्रिटेशन के माध्यम से अपना कार्य कर सकते हैं। अगली जो बात है संविधि समस्त परिस्थितियों में समरूप लागू नहीं हो सकती। देखो कानून का जो प्रारूप या ड्राफ्ट होता है वो समान होता है, उनके शब्दों को अपन बार बार बदल नहीं सकते, लेकिन एक ही संविधि को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग पक्षकारों पर या अलग अलग सब्जेक्ट पर जब अपन अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि उन सब पर उस विधि को समान तरीके से लागू करने से जस्ट की बजाय अनजस्ट होना संभव हो जाए। तो यहाँ हम समय, तथ्य, पक्षकार और परिस्थितियों के अनुरूप जब किसी संविधि को लागू करेंगे तो उसे समरूपता से लागू नहीं करके उसे हालात के अनुसार लागू करते हैं, और ऐसी सिचुएशन में उस संविधि का जो इंटरप्रिटेशन है वो परिस्थिति जन्य या कंडीशनल हो जाता है। इसलिए
ये काम जो है ये भी इंटरप्रिटेशन से ही संभव है। फिर अगली बात जो है वो है सभी आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान संभव नहीं है। जब भी हम किसी मुद्दे विषय से संबंधित संविधि का निर्माण करते हैं तो कालांतर में उनमें सडन कोई नए इश्यू खड़े हो जाते हैं और उन सभी आकस्मिकताओं से बचने के उपाय जो है वो संविधि में होना संभव नहीं है। इसलिए उन आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए उस संविधि का जो इंटरप्रिटेशन है या उसकी व्याख्या है वो न्यायालय कर सकते हैं। इस प्रकार जो स्थायित्व की आशा हर संविधि से हम रखते हैं उसके पीछे ये बिंदु अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका अपन डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। एक बार फिर मैं इनको रिवाइज कर रहा हूँ। निर्माण स्थायित्व के आशय से, दूसरा बिंदु है भविष्य के मामलों को निपटाने हेतु, तीसरा बिंदु है विधायिका सभी भावी परिस्थितियों का पूर्वानुमान नहीं कर सकती, चौथा बिंदु है संविधि समस्त परिस्थितियों में समरूप लागू नहीं हो सकती, और पांचवा बिंदु है सभी आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान संभव नहीं है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेशन एक महत्वपूर्ण युक्ति है जिसके माध्यम से हम किसी विधान की लंबे समय तक प्रासंगिकता को बनाए रख सकते हैं या समाज के प्रति उसकी रिलेवेंसी है वो प्रॉपर बनी रहे। दूसरा बिंदु ये है कि देखो कानून जो है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कानून या संविधि जो है वो वकीलों का गेम होता है, या जो लोग कानून या विधि के प्रति अच्छी तरह से जानकार हैं वही संविधियों में रखे गए शब्दों का मीनिंग जान सकते हैं, और ये शब्द आम आदमी की अप्रोच से बाहर होते हैं। इसलिए जो शब्द संविधियों में विधायिका द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं उनको आम लोगों की भाषा में इंटरप्रेट या उसकी व्याख्या करने का जो कार्य है वो इंटरप्रिटेशन से ही हो सकता है। यहाँ दूसरी जो नीड है टेक्निकल लीगल टर्मिनोलॉजी, इसको समझने के लिए इंटरप्रिटेशन अति आवश्यक है, और इस हेडिंग को मैंने कुछ बिंदुओं में नीचे समझाने की कोशिश की है। पहला बिंदु है तकनीकी भाषा लस्टम पस्टम या जार्गोन होती है जो आम आदमी की समझ से परे होती है। देखो इंटरप्रिटेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता न्यायालय द्वारा इसलिए भी है क्योंकि कानून में रखे गए तकनीकी शब्दों को एक आम आदमी नहीं समझ सकता, और उस जार्गोन शब्दावली को लोगों को समझाने के लिए इंटरप्रिटेशन जरूरी है। और जब तक आम आदमी इन तकनीकी शब्दों का सामान्य भाषा में अर्थ नहीं समझेगा तब तक विधि के प्रति उसकी अवेयरनेस या उसकी सजगता है वो नहीं बढ़ेगी। दूसरा बिंदु यह है जहां विधायक सरलता को अपनाने से इनकार कर देते हैं वहां न्यायाधीश जटिलता को सुलझाने हेतु व्याख्याता का रूप धारण कर लेते हैं। यह भी एक बड़ी नीड को अभिव्यक्त करने वाली बात है। देखो जहां विधायक सरलता को अपनाने से इनकार कर देते हैं, कहने का मतलब यह है कि विधानमंडल जो है वो जानबूझकर संविधियों में तकनीकी या जटिल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जब विधायिका इतने जटिल शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए आतुर होती है तो एक न्यायाधीश के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वो उन तकनीकी शब्दों को या उन समस्याओं को या उन जटिलताओं को सुलझाने के लिए आतुर हो जाए या उनके प्रति एक व्याख्याता का रूप धारण कर ले, एक व्याख्यात्री का रूप धारण कर ले, एक इंटरप्रेटर का रूप धारण कर ले। तीसरी बात यह है कि विधायी भाषा में सत्यता न होने पर निर्वचन की जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। देखो जहां विधायिका की भाषा में सच्चाई कम प्रतीत होती है वहां इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण साबित होता है। इस प्रकार लीगल टर्मिनोलॉजी को समझने की नीड्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 3 सब हेडिंग्स आपके सामने बताई हैं कि इंटरप्रिटेशन की हमारे लिए क्या आवश्यकता है। पहला है तकनीकी भाषा जो संविधियों में यूज की जाती है वो लस्टम पस्टम या जार्गोन होती है जो आम आदमी की समझ से परे है। दूसरी बात जो है वो है जहां विधायक सरलता को अपनाने से इनकार कर देते हैं वहां न्यायाधीश जटिलता को सुलझाने हेतु व्याख्याता का रूप धारण करते हैं। तीसरी जो बात है वो है विधायी भाषा में सत्यता न होने पर निर्वचन की जटिलताएं उत्पन्न होती है। ये 3 बातें या 3 हेडिंग सब हेडिंग्स जो है वो टेक्निकल लीगल टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता को साबित करता है। तीसरा बिंदु है एक्चुअल एग्जीक्यूशन,
वास्तविक क्रियान्वयन जब तक कानूनों का नहीं होता तब तक कानूनों के निर्माण का कोई उद्देश्य नहीं होता या उससे कोई उद्देश्य सफल नहीं होने वाला है। तो वास्तविक क्रियान्वयन की कड़ी में इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता क्यों है, इसे मैंने इन नीचे की 4 सब हेडिंग्स में एक्सप्लेन किया है। देखिए, पहली जो सब हेडिंग है वो है समस्या विधि निर्माण की नहीं बल्कि क्रियान्वयन की है। देखो, ये एक्चुअल में एक दार्शनिक सच्चाई भी है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना, उसका निर्माण करना या उसे पैदा करना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि उसका एग्जीक्यूशन या उसका क्रियान्वयन कैसे हो। और जहाँ तक लॉ की बात है, लॉ पब्लिक के लिए होता है और पब्लिक को कैसे प्रोटेक्ट करें, पब्लिक को उस लॉ का कैसे बेनिफिट हो, ये तभी संभव है जब उसका सफल क्रियान्वयन हो। तो यहाँ पहली आवश्यकता है कि हमारी मेन प्रॉब्लम जो है मेकिंग ऑफ लॉ नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ है। दूसरी सब हेडिंग मैंने आपको बताया, विधि के 2 भाग होते हैं, पहला उसका शरीर और दूसरी उसकी आत्मा। और विधि के संबंध में किसी भी संविधि में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द जो है वो उसके शरीर का काम करते हैं और उस संविधि की जो भावना है वो उसकी आत्मा का काम करती है। और किसी भी मुद्दे की अपन बात करें, उसके लिए पीत सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट जो होता है वो होता है उसकी आत्मा। तो कई बार क्या होता है कि विधानमंडल किसी विधि का निर्माण करते समय उसके शब्दों या उस संविधि के शरीर को तो बहुत अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी सोल, उसके पीत सब्जेक्ट या उसके कोर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने में चूक कर जाते हैं। तो जब तक, जैसे अपन बिल्कुल दार्शनिक भाषा में कहते हैं कि जब तक शरीर और आत्मा का सामंजस्य नहीं होता तब तक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता। ठीक यही बात अपन संविधियों के संबंध में कह सकते हैं कि जब तक उसके शब्द रूपी शरीर और उसकी भावना रूपी आत्मा में सामंजस्य नहीं होता, तालमेल नहीं होता, तब तक उसका कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी संविधि के शब्दों और उसकी भावना में सामंजस्य बैठाने का कार्य जो है वो इंटरप्रिटेशन से ही संभव है। तीसरी हेडिंग जो मैंने ली है, निर्वचन नवीन समस्याओं को ध्यान में रखकर किया जाता है तभी विधि हमेशा बोलती प्रतीत होती है। देखो, लॉ की इंपॉर्टेंस तब तक है जब तक वो हमें लिविंग प्रतीत होता है। जैसे अपन कहते हैं, सामान्यतः कहते हैं कि जिसकी तलाश खत्म हो गई वो जिंदा लाश है। इसी प्रकार विधियां जब तक बोलती हुई महसूस नहीं होती तब तक उन विधियों का होना न होने से ज्यादा बुरा है। या यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक स्टैट्यूट या प्रत्येक विधि की महत्ता तब तक है जब तक वो बोलती हुई प्रतीत होती है, और कोई भी विधि बोलती हुई प्रतीत तब तक होती है जब तक समाज के लिए उसकी रिलेवेंसी, उसकी प्रासंगिकता बनी रहती है। और जैसे ही कोई विधि अपनी रिलेवेंसी या प्रासंगिकता सोसाइटी के लिए खो देती है, इसका मतलब वो बोलती हुई प्रतीत नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि कोई भी चीज जो है उसमें प्राण जो है वो निरंतर फूंकी जाने वाली चीज है। इसलिए जब तक किसी विधानमंडल द्वारा फ्रेम किए गए स्टैट्यूट में समय समय पर न्यायपालिका जान नहीं फूंकेगी तब तक उसकी रिलेवेंसी प्रॉपर सोसाइटी के लिए नहीं रह पाएगी। इसलिए न्यायपालिका समय समय पर विधायिका द्वारा निर्मित किए गए कानूनों में जान फूंकती रहे। इसके लिए न्यायिक व्याख्या या इंटरप्रिटेशन बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट बिंदु जो इसमें है, न्यायालय प्रावधानों को इस प्रकार पढ़े कि उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। देखो, हमें पता है कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग विधायिका कानून निर्माण के लिए है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करवाने के लिए है, और न्यायपालिका ये देखती है कि विधायिका ने नागरिकों के अनुकूल विधियों का निर्माण किया या नहीं, और एग्जीक्यूटिव बॉडी ने नागरिकों के हित में कानूनों का क्रियान्वयन किया या नहीं। इन दोनों की कसौटी या इन दोनों का परीक्षण जो है वो न्यायपालिका करती है। इस प्रकार देखो, निर्मित होने वाली संविधि का क्रियान्वयन जरूरी है, और इस क्रियान्वयन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय समय पर न्यायपालिका द्वारा संविधियों की व्याख्या या निर्वचन बहुत जरूरी है। क्योंकि कानून निर्माण
बड़ी समस्या नहीं, कानून को लागू करवाना बड़ी समस्या है। दूसरी बात, कानून के शब्दों को अक्सर सा डिक्शनरी मीनिंग देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस संविधि या कानून में रखे गए शब्दों को उस अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप अर्थ प्रदान करना जरूरी है। इसके अलावा जो नई समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उनका उस संविधि द्वारा समाधान तभी ढूंढा जा सकता है जब उन नवीन समस्याओं के अनुकूल उस संविधि में रखे गए शब्दों को इंटरप्रेट किया जाए, तथा न्यायालय ऐसा तभी कर सकता है जब वो उस संविधि में रखे गए प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर स्टैट्यूट्स का जो एग्जीक्यूशन है वो तभी संभव है जब समय समय पर न्यायालय उसका प्रासंगिक या रिलेवेंट इंटरप्रिटेशन करते रहें। ये तीसरी महत्वपूर्ण नीड है। चौथी महत्वपूर्ण नीड है फिलिंग द गैप। कहने का मतलब ये है, जब हम किसी कानून को या संविधि को किसी उद्देश्य विशेष के लिए फ्रेम करते हैं, उसको इनेक्टमेंट देते हैं, उसको अधिनियमित करते हैं या उसका निर्माण करते हैं, कुछ समय पश्चात उसमें हमें कुछ कमियां महसूस होने लगती हैं। और इन सच ये एक शाश्वत सत्य भी है कि कोई भी चीज दुनिया में पैनेसिया या रामबाण नहीं हो सकती, या जिस किसी चीज को हम आज द बेस्ट मानते हैं उसमें धीरे धीरे हमें कमियां नजर आने लगेंगी या उसकी आलोचनाएं हमारे सामने आएंगी, उसके दोष हमारे सामने आएंगे, और जब तक हम उन दोषों को दूर नहीं कर सकते तब तक वो ऑब्जेक्ट विशेष के संबंध में हमारे लिए प्रॉपर काम नहीं कर सकते। ठीक ऐसा ही संविधियों के संबंध में भी माना जाता है। तो देखो, पहला बिंदु इस संबंध में मैंने ये लिखा है कि न्यायालय निर्वचन के माध्यम से विधि के अंतराल को पूरा करता है। देखो, जहां जहां हमें कानून में किसी चीज की कमी या गैप महसूस होता है, उस गैप को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। इस लिहाज से इंटरप्रिटेशन प्रत्येक स्टैट्यूट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि निर्वचन न्यायिक सृजनात्मकता का आधार है। देखो, यहाँ इस शब्द के ऊपर जोर देंगे आप, क्रिएटिविटी क्या है? सृजनात्मकता आदमी के उस मेंटल मैकेनिज्म का नाम है जो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें प्रेरित करती है या समस्या समाधान के लिए हमें उन्मुख करती है, हमें अग्रसर करती है। तो जब भी न्यायालय किसी वाद विशेष के संबंध में किसी संविधि को लागू करने के लिए बैठते हैं, उस समय एक न्यायाधीश द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो उसकी मेंटल मैकेनिज्म का परिचय है या उसकी सृजनात्मकता का परिचय देता है। और क्रिएटिविटी ही वो चीज है जो हमें हमारी नवीनतम समस्याओं से हमेशा पास आउट प्रदान करती है। इसलिए हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि न्यायालय जो है वो अपने क्रिएटिव पक्ष को इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ही शो कर सकते हैं। या फिर यूं कह सकते हैं कि आज की डेट में जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL है, इसके अलावा न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक समीक्षा है, इन सभी टाइटल्स में न्यायालय विधि के क्षेत्र में जो नए आयाम या कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं वो सारे के सारे न्यायाधीशों की क्रिएटिविटी के ही नतीजे हैं या न्यायाधीशों की क्रिएटिविटी के ही संकेत हैं। और यहाँ भी हम यही देख रहे हैं कि निर्वचन न्यायिक सृजनात्मकता का आधार है। अगर न्यायालय को अपना क्रिएटिव पक्ष शो करना है, कानूनों की लिबरल व्याख्या करनी है, कानूनों की बेनिफिशियल व्याख्या करनी है, तो उन्हें इंटरप्रिटेशन पर बल देना चाहिए। तीसरी जो बात इसमें लिखी गई है वो है संविधियों में भूल चूक स्वाभाविक है। देखो, भूल मनुष्य की प्रवृत्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भूल सबसे होती है और विधानमंडलों में जो विधायक बैठ के विधियों का निर्माण करते हैं उनसे भी भूल होना स्वाभाविक है। तो न्यायालय जब भी किसी संविधि के प्रावधानों को लागू करेंगे या उनके अंडर जजमेंट देंगे, उस समय विधानमंडलों द्वारा हुई ऐसी चूक को उस अधिनियम के उद्देश्य कथन के साथ जोड़ते हुए पूरा करेंगे। इस प्रकार देखो, यहाँ गैप को दूर करने के लिए तीन महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके सामने पेश किए हैं। पहला है, न्यायालय निर्वचन के माध्यम से विधि के अंतराल को पूरा करता है। दूसरा है, इसमें निर्वचन न्यायिक सृजनात्मकता का आधार है। और तीसरा बिंदु है, संविधियों में भूल चूक स्वाभाविक है।
अतः इसे दूर करने हेतु विवेक की आवश्यकता पड़ सकती है। और ये तीनों बातें जो है, या ये तीनों चीज़ों की पूर्ति जो है वो हमें इंटरप्रिटेशन से ही हो सकती है। पांचवा बिंदु या श्रेणी जो अपने लिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सामंजस्य पूर्ण निर्माण निर्मिति जो है, कहने का मतलब ये है कि कानून जो है वो परस्पर विरोधी हितों या मुद्दों को सुलझाने के लिए होते हैं, और जहां दो हित परस्पर टकराते हैं तो ऐसे हितों को न्यायिक दृष्टि से सेटलमेंट देने के लिए इंटरप्रिटेशन एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकता है। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इस प्रकार सामंजस्य की कड़ी में मैंने 3 महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं। पहला बिंदु देखो, परस्पर विरोधी हितों को सुलझाने हेतु सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन आवश्यक है। जहां कंट्रोवर्शियल इंटरेस्ट या बेनिफिट्स स्टैंड करते हैं, वहां हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि जो अर्थान्वयन न्यायालय द्वारा या जो इंटरप्रिटेशन न्यायालय द्वारा किया जाता है वो सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। इसलिए इंटरप्रिटेशन इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु है, संविधियों को अलग अलग लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। देखो, ये आप विधि या इंटरप्रिटेशन को छोड़ दो, दुनिया के हर सब्जेक्ट को, दुनिया की हर विषय वस्तु को हर मस्तिष्क अलग अंदाज से एनालिसिस करता है, या एक चीज को सब लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। ऐसा ही संविधियों के साथ भी होता है कि हर संविधि को हर आदमी अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है, और ऐसी सिचुएशन में कंट्रोवर्सी या पैराडॉक्स जो है वो होना स्वाभाविक है। इस कंट्रोवर्सी या पैराडॉक्स को मिटाने के लिए न्यायालयों को विवेक के साथ उन संविधियों का इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। या यूं कह सकते हैं कि जहां किसी मुद्दे पर या जहां किसी स्टैट्यूट पर हमें कंट्रोवर्शियल या पैराडॉक्स युक्त जो विचार देखने को मिलते हैं, उनको बैलेंस देने के लिए एक अच्छे इंटरप्रिटेशन की हमें आवश्यकता होती है, या वो पैराडॉक्स जो है वो अच्छे इंटरप्रिटेशन से ही मिटाया जा सकता है। तीसरी बात जो है वो है, विरोधाभास की स्थिति में न्यायालयों को परिधि से बाहर जाकर विधायी आशय को खोजना होता है या खोजना चाहिए। देखो, जहां कहीं भी हितों में टकराव उत्पन्न हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में कतई हम उसे शारीरिक भाषा से नहीं निपटा सकते। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि शब्द जो है वो संविधि का शरीर है और भावना उसकी आत्मा है। तो जहां किसी विधान में कंट्रोवर्शियल प्रावधान हमें मिलते हैं, रूल्स, उस कंट्रोवर्सी को मिटाने के लिए हमें विधायिका द्वारा रखे गए उन शब्दों को दूर रखना चाहिए और उसकी भावना को समझना चाहिए, और ये काम न्यायालय इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ही करते हैं। ये 5वां बिंदु है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और छठा बिंदु जो मैंने आपको दिया है, इंस्टीट्यूशनल डेफरेंस या संस्थागत सम्मान की बात जो है, इस मुद्दे पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज हम रूल ऑफ लॉ से गवर्न हो रहे हैं, विधि के शासन से हम संचालित हो रहे हैं, और विधि के शासन में जब तक कानून निर्माण करने वाली संस्था, कानूनों को लागू करने वाली संस्था और इनकी वैधानिकता का परीक्षण करने वाली संस्था, इन तीनों के प्रति हमारा सम्मान जब तक नहीं होगा तब तक हम रूल ऑफ लॉ से गवर्न हो, ये पॉसिबल नहीं है। या यूं कह सकते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में जिस विधि के शासन से हम शासित और प्रशासित हो रहे हैं, उसमें काम करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं या संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं अपने अपने प्रति बाकी संस्थाओं और समस्त नागरिकों से सम्मान जुटाना चाहती है। कहने का मतलब है कि विधायिका अपने कृत्य के प्रति सभी से सम्मान चाहती है, कार्यपालिका अपने कृत्य के प्रति सभी से सम्मान चाहती है, न्यायपालिका अपने कृत्य के प्रति सम्मान चाहती है। और इस सम्मान की चाहत को पूरा करने में इंटरप्रिटेशन बड़ी मदद करता है। इसे मैंने इन 3 बिंदुओं में समझाने की कोशिश की है। पहला बिंदु है, संसद जैसी संस्थाएं अपने द्वारा विधि के प्रति न्यायालयों की ओर से प्रगाढ़ सम्मान की अपेक्षा रखती हैं। देखो, संसद जैसी संस्थाएं
या फिर जैसे जितने भी अपने सिस्टम में, चाहे वो वैधानिक संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, वो सब बाकी सभी से अपना सम्मान चाहती हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस कानून को विधानमंडल ने निर्मित किया है उसे आसानी से न्यायपालिका ध्वस्त कर दे या कार्यपालिका उसकी धज्जियां उड़ा दे, ऐसी उम्मीद उस कानून के निर्माण से ही विधायिका की नहीं होती है। ऐसे ही कार्यपालिका ने जिन कानूनों को अपने हिसाब से लागू किया है, उनके एग्जीक्यूशन कार्य प्रणाली को प्रशंसित किया जाए, ये उसे कतई बर्दाश्त नहीं होता। और न्यायपालिका द्वारा इंटरप्रेट या न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेशों की कोई अवहेलना करे, ये न्यायपालिका को बर्दाश्त नहीं होता। तो इन सभी चीज़ों में जो बैलेंस है वो इंटरप्रिटेशन से ही संभव है। कहने का मतलब न्यायपालिका किसी भी संविधि या विधान का जो इंटरप्रिटेशन या व्याख्या का काम करेगा, वो ऐसे तरीके से करेगा कि किसी भी संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं की जो सम्मान की बात है उसको ठेस नहीं पहुंचे। दूसरा बिंदु है, न्यायालयों को इस हेतु संविधियों के अस्तित्व को बचाने का प्रयास करना चाहिए। देखो, न्यायालय सभी वैधानिक संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान बचाने में तभी कामयाब हो सकता है जब न्यायालय विधानमंडलों द्वारा निर्मित संविधियों के प्रति सजग रहे या उनके अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयासरत रहे। और ऐसा न्यायालय को समय समय पर हर संविधि को परिस्थितियों के अनुसार रोशनी देकर ही किया जा सकता है। तीसरी बात जो हमारे सामने है वो है, संसदीय आशय की बजाय निर्वचन में संविधि के आशय को ढूंढा जाता है। देखो, कई बार क्या होता है कि संस्थाओं के सम्मान की बात जहां आती है, वहां न्यायालय को कतई संसदीय आशय में उस सम्मान को नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि संसद जो है वो केवल विधानमंडल को प्रकट करता है, जबकि कानून जो है उसका संबंध विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों से बराबर है। इसलिए जब भी संवैधानिक वैधानिक संस्थाओं के सम्मान को संविधियों के संदर्भ में बचाए रखने की जहाँ बात आती है, वहाँ न्यायपालिका को चाहिए कि वो कभी कतई संसदीय आशय पर बल न दें और उन्हें वास्तव में जिस विधि का इंटरप्रिटेशन करना है, संविधि का इंटरप्रिटेशन करना है, उसके मूल इरादे को या मूल आशय को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार हमने ये देखा, आज की कक्षा में जो डिस्कशन किया है वो हमने किया है, आज की कक्षा में हमने जो डिस्कशन किया है वो किया है नीड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पर, नीड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पर, कि संविधियों की आवश्यकता क्यों है। पहला मैंने आपको बताया है कि संविधियों के अस्तित्व को स्थायित्व प्रदान करना, तकनीकी शब्दावली को समझाना, वास्तविक क्रियान्वयन करना, विधि में जो गैप या अंतराल महसूस होता है उसकी पूर्ति करना, विरोधी हितों के बीच सामंजस्य को ढूंढना और संविधियों से जिन संस्थाओं का संबंध है उन संस्थाओं के प्रति सम्मान को बचाए रखना। ये सारे कार्य हमारे लिए तभी संभव है जब हम या हमारा न्यायालय प्रभावी रूप से इंटरप्रिटेशन करेंगे। इस प्रकार आज की कक्षा में अपन ने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा की है जो हमारे इस पूरे सब्जेक्ट की हमारी रिक्वायरमेंट को बताएगा कि ऐसे कौन से मोटो हैं, ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं, ऐसी कौन सी आवश्यकता है कि हमें इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ रहा है या हमारे न्यायालयों को इंटरप्रिटेशन करना पड़ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, या यूं कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक उस फंडामेंटल नीड को पूरा कर रहा है जो इस सब्जेक्ट के संदर्भ में हमारे साथ जुड़ती है, या इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ेंगे, या ये टाइटल हमें हमारी कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, या हमारे शासन और प्रशासन की मशीनरी में कौन सी बातें हैं जिनको प्रासंगिकता प्रदान करेगी। ये आज की क्लास का मुद्दा था। तो एक बार आप चाहो तो इसका फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप नोट सफिशिएंट है, इसको एक्सप्लेनेशन आप अपने शब्दों में दे सकते हो। और इन सभी हेडिंग्स को अपन केस लॉज के साथ आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।